नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। फ्रांस में कई ऐतिहासिक फैसले करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर पहुंच चुके हैं। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जहां पहले एनएसए से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात के बाद उम्मीद है वो सारे लोग जो अलग ही अपनी विदेश नीति पर चलते हैं, ट्रंप ने क्यों नहीं बुलाया था शपथ ग्रहण में मोदी को, वो लोग भी शांत हो जाने चाहिए और भारत के पक्ष में भारत अमेरिका के रिश्ते, भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते किस तरीके से अब आने वाले सालों में बदलने वाले हैं, उसी पर आज चर्चा करेंगे क्या क्या मामलों, किन किन मामलों पर इस मुलाकात में चर्चा होनी है और फैसले होने हैं। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका। अब इस दौरे पर क्या क्या होगा, किस लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण दौरा है? देखिए, सबसे पहली मुलाकात तो हो गई तुलसी गबार्ड के साथ, जिसमें एक बात पे सहमति बन गई कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। वो इंटेलिजेंस चीफ हैं अमेरिका की, और भारत के जो एनएसए थे अजीत डोभाल साहब उस बैठक में मौजूद थे। तो इस बात पे तो सहमति हो गई कि दोनों देश एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस या खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारत P-8A पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदने वाला है, उसे लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। तीसरा, ट्रेड में अमेरिका का कंसर्न यह है कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, और भारत का यह कंसर्न है कि ठीक है हम कुछ चीजों पर टैरिफ कम करेंगे, लेकिन आपको भी हमें कुछ चीजों में राहत देनी होगी। जैसे वो एक अभी क्या उस पे आउटकम आया वो नहीं पता। राहत देने के मतलब कि हमारी जो एनर्जी नीड्स है, आप कैसे कह सकते हैं, मना कर सकते हैं कि रशिया से नहीं खरीदो या ईरान से नहीं खरीदो, जबकि पूरा यूरोप रशिया से खरीद रहा है। और तो आप हमें क्यों मना कर रहे हो? तो आप हमें या तो विकल्प दो, उसके बदले में यहां भी पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो अमेरिका भारत के सहयोग, दोनों के सहयोग से बनेगा, उस पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। इंडिया के एनर्जी नीड्स को लेके एक लॉन्ग डिस्कशन ड्यू है। ठीक है। अगला टॉपिक है माइग्रेशन, जो कि अब ट्रंप की नीति साफ है कि जो हमारे यहां इलीगल है, अवैध है, उसे हम भेजेंगे, उसे हम भगाएंगे। हाँ, भारत की नीति साफ है कि जो आपके यहां इलीगल है हमें जानकारी दे दो, हम लेने के लिए तैयार है, कोई इशू नहीं। और रेगुलर इंटरवल पे डिपोर्ट किए जाते रहे, उसमें कोई बात नहीं। हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं तो। हाँ, और उससे लेकर क्या बातचीत होगी, शायद मोदी जी कहेंगे ये कि थोड़ा सा ह्यूमन कंडीशन में उन्हें रिपोर्ट करो, हथकड़ी मत लगाओ, इस बारे में बातचीत होगी। उसके बाद क्वाड के बारे में बातचीत होनी है, और इंडो पैसिफिक वो जो जियोपॉलिटिक्स है उसे लेकर बातचीत होनी है। देखिए, ट्रंप या अमेरिका भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे ट्रंप और उनके प्रशासन के दिमाग में यह है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो भारत उपयोगी है। भारत अपने इसी पोजीशन का फायदा उठाना चाहता है। जो डिफेंस परचेज है, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है, वो आगे बढ़ना है। काउंटर टेररिज्म को लेकर दोनों देशों की नीति एक है। उसके बाद ईरान, जो खास करके स्पेसिफिकली जो चाबहार पोर्ट है जो भारत बना रहा है, उसे लेकर अमेरिका के कुछ कंसर्न्स हैं, उस पर बातचीत होनी है। यूक्रेन और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बातचीत होनी है, जो गाजा वाला मामला कहा है, शायद भारत बोलेगा कुछ नहीं, जो इन्होंने कहा है कि गाजा को हम बिल्कुल साफ करके रिवियर ऑफ खरीदना चाहते हैं, सीधे तौर पर बात करें तो गाजा को नहीं खरीदना नहीं चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि मेरे पास पैसे फालतू है क्या कि खरीदेंगे नहीं, खाली कराएंगे। नहीं, $53 बिलियन की मैंने जो एक रिपोर्ट देखी थी उसमें
कि बिल्कुल नहीं, खरीदना उसमें चाहिए। क्या इससे वो- पहले जब ट्रंप थे तब भी ये ऑफर दिया गया था गाजा को। कल का बयान ट्रंप का ये है कि हम खाली कराएंगे, खरीदेंगे, किसको पैसे देंगे, ये हम पैसे वैसे नहीं देने वाले, खरीदना है ग्रीनलैंड को, मतलब जबरदस्ती उसके खाली बारे करवा में- देंगे। अरे भाई वैसे ही वो बर्बाद है, खाली मलबा है चारों तरफ गिरा हुआ, तो उसको साफ करवाने की जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, खर्चा हम कर रहे हैं ना उसको साफ कराने का, और फिर वहां पे जो बनाएंगे उसका खर्चा हम उठाएंगे। तो फिर अब क्या और क्या दे पैसे? बिल्कुल 100 ट्रक अगर रोज काम करेंगे, रोज मलबा निकालेंगे, तब जाकर 15 साल में गाजा को, इतना मलबा है गाजा के अंदर, वो खाली कर पाएंगे। 15 साल लगेंगे, सोचिए। और ऊपर से पैसे भी मांग रहा है कि भाई मलबा हटाने के लिए यहां आओगे उसके पैसे दो। तो ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन सब बातों पे डिस्कशन होगी। एक और बात है, महत्वपूर्ण है, भारत और अमेरिका का साझा दुश्मन है, वो है इस्लामिक कट्टरपंथ, जो कि बांग्लादेश में अभी हाल में रिपोर्ट आई है कि अल कायदा ISIS के फुटप्रिंट्स वहां हुए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में हमास के फुटप्रिंट्स हैं। अभी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में हमास का जो एक बड़ा नेता है जो ईरान में रहता है, खलील शाहजादा, इस तरह उसका करके नाम, वो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में आया था और पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों ने उसे बुलाया था, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद वगैरह ने। ये कंसर्न अमेरिका का भी है, क्योंकि ये अल कायदा, ये ISIS, ये हमास, ये हिजबुल्ला, ये साझा दुश्मन है। उसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि जो क्रायोजेनिक इंजन है जो फाइटर जेट्स में लगते हैं, वो भारत कहा कि मैं खरीदूंगा, शुरुआती हो सकता है मैं खरीद दूं क्योंकि मुझे जो तत्कालिक जरूरतें हैं, लेकिन भविष्य में हम दोनों मिलकर उसे तैयार करें, ये ज्यादा बेहतर है। वो मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बातचीत की जाएगी, निर्भर ना रहना पड़े भारत को। फिर ट्रंप का कहना साफ साफ है कि देखिए आप क्वाड के पार्टनर हैं, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, हमने आपको चौथा फोर्स अपने साथ बना के रखा, रणनीतिक साझेदार बनाया। भारत का कहना है कि भैया रणनीतिक साझेदार तो बना लिया, पर कुछ मिलेगा? साझेदार से बनने से क्या होगा? कुछ दो यार हमें भी, कुछ जेट वेट, टैंक वैंक, कुछ हथियार, मदद करो, इंटेलिजेंस शेयर करो, तुम्हारा ये है। और तुम तो उल्टा हमें ही तख्ता पलट के यहाँ साजिशें रचते रहते हो छपरियों के साथ मिलके। वो 4-5-10 NGO हैं, एक पगला हमारे यहाँ घूम रहा है, तुम्हारे यहाँ का 2-4 रेजिम चेंज मिनिस्टर बन के रखा है, वो देखो कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे आसपास ये डिस्टर्बेंस फैला के रखा, तो उनको थोड़ा कंट्रोल करो तुम। वो भी ट्रंप ने कहा कि हाँ उनका इलाज हम कर रहे हैं, US उनका फंड रोक दिया है, तो उसके बारे में चिंता नहीं करो। तो भारत कह रहा है कि अगर उधर से मुझे निश्चिंत कर दोगे, ये सब बांग्लादेश, पाकिस्तान और वो रेजिम चेंज और वो NGOs को जो अर्बन नक्सल्स को वगैरह देते रहते हो, तो इन सब से हमारी समस्याओं को तुम समझो, बाकी तुम्हारी समस्याओं को फिर हम समझेंगे। ये तो म्यूचुअल लेन देन होगा ना। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस पर हमने कल बात भी की थी, IMAC का, वो भी जो है इस मीटिंग के बाद उस पर काम शुरू हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए वो सहमति है दोनों में और कोई इशू नहीं है। भारत से निकल के IMAC जो आप बता रहे हैं वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, वो IMAC नहीं है, EEC है वो लास्ट में, IMEEC है वो। जी जी। तो अब इसमें ये क्या है कि भारत के 2 पोर्ट से निकलना है, एक मुद्रा पोर्ट गुजरात से और मुंबई के पोर्ट से, वहां जाना है, वो सऊदी अरबिया से कनेक्ट होना है वाया सी, और पूरा सऊदी अरबिया से निकल के चले जाना है इजराइल में। इजराइल का हाइफा पोर्ट है जिसे अडानी स्वयं 80% मेंटेनेंस का काम अडानी करे, और वहां से सीधे ग्रीस के पोर्ट पे भेजना है। और वहां से एक बार यूरोप चला गया तो हमारा माल पूरे यूरोप और अमेरिका में चला जाएगा, वो आगे उनका टेंशन। ठीक है, हमारा टेंशन है सऊदी तक पहुंचाना, सऊदी का टेंशन है इजराइल तक पहुंचाना, इजराइल का टेंशन है ग्रीस तक पहुंचाना, और उसके बाद माल इस पूरे कॉरिडोर में अगर कुछ दिक्कत है तो वो गाजा को लेकर ही है। नहीं, गाजा तो अलग है, वो हाइफा पोर्ट बिल्कुल उत्तर में है। अच्छा। जो हाइफा पोर्ट पे दिक्कत है वो है कि लेबनान में हिजबुल्ला है। तो अमेरिका और इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्ला को तो इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हाइफा पोर्ट आपका सुरक्षित है। उनका उपाय हम कर रहे हैं, तो आप तब तक के लिए बनाओ इधर। तो सऊदी अरबिया में रेल नेटवर्क बनाना है, पानी वो तो संपन्न देश है सऊदी अरब, वो बना लेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नहीं, आप फिर UAE में जाना है, UAE में जाना है, सारे देश संपन्न देश हैं। देखिए
हाँ, तो इसलिए तो भिखारियों के साथ कौन सा ट्रेड करता है भाई? हर कोई रईसों के साथ, बड़े व्यापारियों के साथ करता है। तो भारत बड़ा व्यापारी, सऊदी अरब बड़ा व्यापारी, यूएई बड़ा व्यापारी, इजराइल के पास पैसे, टेक्नोलॉजी, दिमाग, डिफेंस सब। परेशानी यह है कि रशिया और चाइना कह रहे हैं इंडिया को, यार ब्रिक्स के तो तुम पार्टनर थे और तुमने हमें तो जोड़ा ही नहीं, कर लिया अमेरिका के साथ गठबंधन बना लिया। भारत का कहना है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी है, हम अमेरिका के साथ ये बना रहे हैं, तुम्हारे साथ ये बनाने के लिए तैयार है ना, आ जाना। चाइना और रशिया मेरे साथ पार्टनरशिप करें, हम भी चाहते हैं कि काराकोरम पास से होते हुए अफगानिस्तान, तजाकिस्तान से सीधे रशिया पहुंच जाएं। आप आओ तो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए तो हम तैयार हैं, हम तो एशियान कंट्री के साथ भी ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि भारत के चारों तरफ ट्रेड रूट निकले और भारत सेंटर बने। आओ बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिक्स में इस बात पे हुई थी बातचीत, बताया था पुतिन को कि देखिए तो आपके यहाँ जो भी माल या आप हमारे यहाँ भेजते हैं बड़ा घूम घाम के आना पड़ता है, तो एक काम करो, वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो हमें दिलवा दो। अब वो काराकोरम पास से सीधे अफगानिस्तान तक हम बिल्कुल रोड हमारा नेशनल हाईवे बनकर तैयार है, सीधे तजाकिस्तान में घुसा देंगे और चाइना उसको आके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, पर चाइना क्या है ना, भिखारियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो जहां पैसे लगाते हैं उसके डूब जा रहे हैं। ठीक है, अब वो पाकिस्तान में पैसे लगा रहा है, बांग्लादेश में पैसे लगा रहा है, वो उन सब का न्यूसेंस वैल्यू है। वो जैसे हाथी चलता है ना, तो क्या करते हैं कि हाथी के कान में बर्छे मारने के काम आ सकते हैं, भारत को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड नहीं कर सकते। उनको कह दो बम बांध के दुनिया के किसी भी देश में फटना है, वो फटने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा उनसे कोई काम नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा गधे बेच के अपना घर पाल सकते हैं। लेकिन फ्रांस के बाद अमेरिका का ये दौरा बहुत अहम रहने वाला है। मतलब पूरी जो ये यात्रा है, इससे भारत की एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और भी आएगी, और भारत की जो छवि है और ज्यादा निखर कर आएगी। व्यापारिक तौर पर भारत और ज्यादा अब आगे बढ़ने वाला है। पंकज जी, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।